मैम बिकॉज मैम बिकॉज ये यहाँ पे ना नीचे में वॉल्यूम आ रहा है, जिसमें वॉल्यूम रहता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वॉल्यूम का रिलेशन जो होता है वो टेम्परेचर के साथ होता है, इसलिए आपका जो पोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है। ठीक है भाई। यस मैम। केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कल रिवीजन क्लास होगा तब देखेंगे उसमें। ठीक है भाई। सूरज रोशनी, केमिकल काइनेटिक्स मतलब हमें क्या बता रहा है भाई? स्पीड ऑफ रिएक्शन हमें पता चल रही है किसी भी रिएक्शन की। मेरे पास किसी भी रिएक्शन की स्पीड पता करने के लिए मैं क्या बताती हूँ? उसका रेट क्या है भाई? स्पीड का हमने एक फॉर्मूला किया था, स्पीड क्या भाई? फाइनल क्या डिस्टेंस था, इनिशियल क्या डिस्टेंस था, कितने टाइम में वो ट्रैवल किया, यही होता था स्पीड का फॉर्मूला। तो यस एक मैम। सेकंड में कितना यस डिस्टेंस मैम। ट्रैवल किया, दैट इज स्पीड। ऐसे ही जो आपका रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, आप कैसे निकाल रहे हो किसी भी चीज की? रेट ऑफ रिएक्शन जो निकल रहा है वो क्या बता रहा है आपको कि अगर एक सेकंड में या एक मिनट में जो भी टाइम दिया हुआ है उस टाइम में कितने आपका जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, या फिर कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, कितने कंसंट्रेशन उसकी फॉर्म हुई है, या फिर कितना कंज्यूम हो गया। सपोज आपके पास एक रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मेरे को अगर किसी रिएक्शन के लिए लिखना है 2A प्लस B गिव्स 4C एंड 5B। ठीक है, ये मेरी रिएक्शन है। मुझे इसके लिए क्या लिखना है? रेट लिखना है। तो मैं इसका रेट क्या लिख सकती हूँ? रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अगर मुझे A के रिस्पेक्ट में बताना है कि A के साथ क्या हुआ, तो मैं क्या लिखूंगी? माइनस ऑफ A स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके डिवाइड में देना है dA बाय dt। मतलब कि क्या कि आपके ए की कंसंट्रेशन सपोज पहले कितनी थी? ए की कंसंट्रेशन पहले अगर 5 रही होगी, 5 मोल पर लीटर रही होगी, कितने टाइम में? जब 2 बज रहे थे। ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ? 2 बज के 2 सेकंड पे इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 7 मोल पर लीटर हो गई। बात समझ में क्या हुआ? A1 A2 A2 की कंसंट्रेशन 2 बज के 2 सेकंड पे आपकी कितनी हो गई? ये 7 मोल पर लीटर हो गई। तो भाई रेट क्या होगा? चेंज इन कंसेंट्रेशन कितना हुआ है? 2 मोल पर लीटर हुआ है, हाँ या ना? हाँ। और यस कितना मैम। टाइम लगा? 2 सेकंड का। यानी कि अगर मुझसे इसका रेट पूछ लिया जाए तो मैं क्या बताऊंगी? रेट डिवाइड करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दूंगी। क्या आ जाएगा? 1 मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या हो गया इसका? रेट। बात समझ में आई कैसे निकाला रेट मैंने? यस। ए की कंसंट्रेशन जो थी वो कितनी चेंज हुई आफ्टर, मतलब थोड़े टाइम बाद जो कंसंट्रेशन है वो चेंज कितना हुआ, वो मुझे पता रहा है कि उसका रेट कितना है, एक सेकंड में वो कितना उसमें कंज्यूम हुआ या प्रोड्यूस हुआ। अगर मेरे को कोई रिएक्शन दी है तो इसमें लिखने का तरीका क्या है भाई? रेट को dA बाई dt कितना हुआ, स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड में एक तरीका है कि मैं ए के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ। दूसरा है कि ROR से डिनोट कर रही हूँ मैं रेट ऑफ रिएक्शन को। दूसरा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या? माइनस dB बाय dt। एक बात बताओ मुझे, मैं इसके आगे माइनस का निशान क्यों लगा रही हूँ बार बार? रागिनी बता सकती हूँ आगे से माइनस का क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। ठीक है भाई नवीन, ये क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होगा? ये जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ कम होगा ना? बोलो भाई सूरज, हाँ या ना? कोमल, जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। ये पढ़ा है ना हमने, N2 और 3H2 यस गिव्स मैम। अमोनिया। अगर आपके पास नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन सपोज 10 थी, 10 मोल थी, हाइड्रोजन की थी भी 10 मोल थी, अमोनिया कुछ भी नहीं था, थोड़ी टाइम बाद ये 3 मोल लगा, हाइड्रोजन कितना लगेगा? ये आपका 10 मोलर कंसंट्रेशन इसकी यूज हुई है, 3 मोल यूज हुआ इसका। 3 मोल यूज कितना हुआ? ये 3 मोल। ये कितना यूज होगा? पता था भाई, 9 मोल। ये प्रोड्यूस कितना होगा? 6 मोल। हाँ या ना? बोलो। यस मैम। तुम ये सत्यम सारे बच्चे सोए क्यों रहते हैं? मुझे समझ नहीं आती। क्या मैं इसका रेट ये, क्या मैं अब इसका रेट ये लिख सकती हूँ कि इसका जो यूज इतना हुआ है तो फाइनल बचा कितना है? इसमें लेफ्ट कितना है? यहाँ पे 7 मोल पर लीटर बचा हुआ है। इसमें कितना बचा है? 1 मोल। बोलो भाई। यस मैम। ये कितना बचा है अब आपके पास? 1 मोल पर लीटर बचा है। ये तो यहाँ पे 6 मोल पर लीटर ही है।
वो मुझे क्या बोल रहा है कि जो आपका कितना कंज्यूम हो गया, कितना कंज्यूम हुआ नाइट्रोजन 3 मोल। तो क्या मैं रेट ऑफ नाइट्रोजन लिख सकती हूँ 3 मोल 1 सेकंड में, अगर ये लग रहा है आपका, ये सब 1 सेकंड में हो रहा है। हाइड्रोजन कितना हो रहा है आपका 1 सेकंड में? 9 मोल। यस मैम। बोलो भाई, हाइड्रोजन 9 कितना कंज्यूम हो रहा है? 9 मोल पर 9 लीटर। मोल। तो आपका रेट जो है, रेट क्या हो जाएगा भाई, इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड करना है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1 बाय हाइड्रोजन का 3 ही है ना, यस 3 मैम। से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 3 मोल आ जाएगा। अगेन इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे 3 मोल पर लीटर आ जाएगा। आपके पास क्या हो गया, ये सबका रेट इक्वल आ गया 3। रेट निकालने का तरीका मेरे पास 3 है, फिर से रिएक्शन लिख लेती हूँ। कोई एक मैंने 2B 5C प्लस 4D लिखा है, ध्यान से देखना। रेट लिख सकते हो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए लिख सकते हो। यस मैम। माइनस का DA बाय DT डिवाइडेड में 1/3, मतलब डिवाइडेड में 3। दूसरा तरीका, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/2 DB बाय DT। क्यों माइनस? क्यों? क्योंकि टाइम के साथ कंज्यूम हुआ। और दूसरे रेट ऑफ रिएक्शन C के साथ क्या था भाई? C स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था वो बता दो मुझे। प्लस में रहेगा 1/5 डेल्टा DB DC by DT। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर 1/4 DT बाय DT। एक चीज आप देख रहे हो भाई, क्या सबका जो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपने देखा होगा, ये सारे भी रेट ऑफ रिएक्शन तो एक ही रहेगा सबके लिए। क्या मैं इन चारों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल आगे माइनस आएगा ना? क्या बच्चे, कहाँ माइनस आएगा? इक्वल कर रख सकते हो आप। मतलब सबका आगे माइनस आएगा ना? नहीं, अरे इतनी बात बता दिया। मैम वो रिएक्टेंट नेक्स्ट में नहीं मुझे पढ़ाने दो, मैं टीचर हूँ, ठीक है। दीपक, आपके पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है? रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो रहा है, हम इसलिए उसके आगे माइनस लगा रहे हैं। प्रोडक्ट मेरे पास बढ़ रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इसलिए मैं उसके आगे पॉजिटिव लगा रही हूँ। तो सी और डी मेरे प्रोडक्ट थे, इसलिए मैंने उसके आगे पॉजिटिव का साइन लगाया, और ए और बी मेरे रिएक्टेंट थे, इसलिए मैंने उसके आगे क्या लगाया है? नेगेटिव का साइन लगाया। क्लियर होगी दीपक ये बात? ठीक है भाई। रोशनी, शिवम, मैम हमारे को दिक्कत है। अरे ठीक है भाई। अमर, समझ में आ गया? यस मैम। चलो, ये कह रहा है दिक्कत है। अब मेरे पास इस साइड वाली 1 2 3 चारों बराबर हैं, इस चारों ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। क्या मैं इसके ये वाली साइड को इक्वल लिख सकती हूँ एक दूसरे के सबको? 1/3 माइनस DA बाय DT इक्वल टू व्हाट? माइनस 1/2। कुछ भी डाउट हो वो वही के वही पूछ लेना होता है, नहीं तो वो सर पे लेके फिर पूछता रहेगा पूरे चैप्टर में, कुछ नहीं समझ आएगा। 1/4 DT बाय DT, इन सबको मैं एक दूसरे के इक्वल में लिख सकती हूँ। अब एग्जाम में क्या होता है? इक्वल क्यों लिखा है? राइट हैंड साइड रेट ऑफ रिएक्शन सबका सेम ही रहेगा किसी एक रिएक्शन के लिए, ठीक है। राइट हैंड साइड सबकी इक्वल है, तो ये सब एक दूसरे इसी के इक्वल है ना रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका। तो जब इधर वाला साइड इक्वल है सब एक दूसरे के, तो वो वाली भी एक दूसरे की इक्वल आ गई, ठीक है भाई। अब आपके पास अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि DA बाय DT और DC बाय DT के बीच का रिलेशन बताओ, तो आप इन दोनों, ये तो पहले तो सारी पूरी इक्वेशन के लिए ये वैल्यू लिख लो रेट ऑफ रिएक्शन, और सिर्फ DA बाय और DC इसके बारे में, इन दोनों के बारे में बात हो रही है। तो DA बाय DT लिखा, माइनस का निशान यहाँ लगाया। DC बाय DT के नीचे क्या है? 1/5 है। इसके पास 3 था, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? DA बाय DT DC बाय DT के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप में है? यस मैम। यस मैम। ठीक है भाई। तो आपके पास जब भी कोई रिएक्शन होती है तो आप उसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आएंगे अभी, देखना उसमें करना है आपको। अगर आपके पास कोई रिएक्शन गिवन है, अब एक चीज और मैं मुझे बताने की 2-4 बातें जो रहेगी। रेट लिखना आ गया सबको भाई? इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करेंगे। अब Yes, एक बात ma'am. सुनो, मेरी कोई भी रिएक्शन अगर फास्ट है, बहुत तेजी से कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे कि जो आपकी आयनिक रिएक्शंस होती है ना, आयनिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि आपके NaOH रिएक्ट कर रहा है HCl से, तो ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि तुरंत पलक झपकते ही हो गई। आयन जिसमें यूज हो रहे हैं वो फटाफट से एक दूसरे से ब्रेक हुए, कंबाइन हुए, फॉर्म हो गया। मुझे टाइम ही नहीं मिला इसके रेट को मेजर करने का, बिल्कुल माइक्रो सेकंड में काम हो गया। तो इन रिएक्शन के लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है नहीं फाइंड आउट करती, ये वहां केमिकल काइनेटिक्स वहां यूज नहीं होता। और जो रिएक्शन वेरी स्लो है, वेरी स्लो मतलब कि
100 सालों में 200 सालों में हो रही है, तो उसको भी मैं मेजर नहीं कर सकती, उनकी भी रेट? बोलो भाई शिवम, नहीं निकाल सकती ना? उन रिएक्शंस के लिए भी मैं रेट जो है अपना फाइंड आउट नहीं कर सकती हूँ। तो स्लो रिएक्शन के लिए भी ये काम नहीं करता, जैसे कि आपका डिकम्पोजिशन होना किसी चीज का, या कोयला बनना, है ना, ये सब क्या है, स्लो प्रोसेस होते हैं आपके। जो मॉडरेट रिएक्शंस रहती हैं, मॉडरेट रिएक्शन जिनमें मतलब थोड़ा ही टाइम के बाद वो चेंज आए, ऐसा टाइम जिसमें मैं ऑब्जर्व भी कर पाऊँ, जिस इतने चेंज में 1 घंटे में, 2 घंटे में, या कुछ सेकंड्स में या मिनट में, तो ऐसे रिएक्शन को मॉडरेट रिएक्शन के लिए मैं केमिकल काइनेटिक्स का यूज करती हूँ। और इंडस्ट्रीज में मेरा यूजफुल यही आता है कि मैंने अगर कोई नाइट्रोजन इतना ग्राम रखे गई हूँ, हाइड्रोजन मेरे पास इतना है, तो मेरा अमोनिया मुझे कितनी देर में मिलेगा, या फिर मैं ऐसी क्या क्या कंडीशन सेट करूंगी इतनी देर में ये मुझे जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से मिल जाए। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, तो आपके पास ये मॉडरेट रिएक्शन के लिए आपको रेट निकाल कर देता है। अब मुझे बताओ, ग्राफ अगर मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का बनाना चाहूँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, तो क्या ऐसे डिक्रीज हो रहा है वो टाइम के साथ? क्या ये ग्राफ ऐसे बनेगा ना, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ? यस यस मैम, यस और मैम। अगर ये इंक्रीज हो रहा हो प्रोडक्ट के वर्सेस टाइम का बनाऊंगी, तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है टाइम के साथ? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये कंसंट्रेशन गिवन है आपको और ये टाइम गिवन है, ये 2 ग्राफ बना दिए, पूछ लिया जाएगा एक्स और वाई बताओ कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है। तो जो डिक्रीज हो रहा है दैट इज रिएक्टेंट, और जो इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ कंसंट्रेशन आपकी रिएक्टेंट की, वो क्या हो जाता है? प्रोडक्ट। क्लियर है बात सत्यम? है भाई शिखा? यस मैम। कोमल कहाँ चली गई? तो अब मुझे क्या बताना था आगे आप लोगों को, हमें ग्राफ समझ में आ गया। ये बताओ मुझे कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन लिखी, हमने उसका रेट निकालना सीखा, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चंस कर ले। एक बात और सुनो जरा, अगर ध्यान देना इस बात को, इस बात पे गौर करना मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपसे रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ लिया जाए या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ लिया जाए, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात अगर हो रही है, अभी तो याद रखोगे, बाद में भूल जाओगे, और याद रखना इसमें मुझे स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं करना, वहां पे स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाना है। रेट ऑफ अपीयरेंस मींस कितना उसका रेट है अपीयर होने का। सपोज डीसी सी मेरा प्रोडक्ट था सॉरी रिएक्शन के लिए, तो रेट ऑफ अपीयरेंस डीसी बाय डीटी हो जाएगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब कितनी देर में गायब हुआ, तो डीए बाय डीटी, कितनी देर में कितना गायब हुआ। बात समझ में आई? यानी कि 2 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर वो 1 मिनट के अंदर कितना गायब हुआ। जनरली हम सेकंड्स में लेते हैं, कहीं कहीं मिनट भी हो सकता है टाइम। क्लियर है ये बात? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस साइन तो रखना पड़ेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। अरे नहीं, ये नाम से ही पता चल रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयर होने में कितना टाइम इसको लगा। क्लियर है? डीए बाय डीटी, जब ये ना लिखा हो तो लगाना है, ठीक है भाई। डीए बाय डीटी, कितना डिसअपीयर होने में इसको कितना टाइम लगा। स्टेशियोमेट्रिक रिएक्शन यही है, ए 2a + 3b गिव्स 4c 5b। अगर इस तरीके की रिएक्शन है और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए पूछा है, मतलब कि क्या पूछा है, डीए बाय डीटी पूछा है। अब जरा ध्यान दो, अगर मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज, यही वाली रिएक्शन है जो भी मैंने ऊपर लिखी है ना, ये वाली ए वाली, ये वाली है, ये 3b लिखा है। अगर पूछ लिया जाए रेट ऑफ रिएक्शन इज 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर, फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, या फर्स्ट, या फिर पूछ लिया जाए सेकंड, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। कर सकते हो? पहले तो ऊपर वाली रिएक्शन का जो आपके पास ए और सी की बात करिए तो उन दोनों की लिखती हूँ, बाकी लोगों को नहीं लिखती। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकती हूँ मैं इसके लिए, ए के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/2 डीए बाय डीटी लिख सकती हूँ, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। रेट ऑफ रिएक्शन यही Yes, होगा। क्या मैं ये लिख सकती हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सी कितना था, 5 था ना, डीसी बाय डीटी, हाँ या ना, ये लिख सकती हूँ? 5 मैम 4 है। 4 है, चलो मैं 5p है।
डी है 5 है ना, ये तो 4 है, C4। तो अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों को इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब मुझे पूछा उसने, पता है क्या है, अगर उसने मुझसे रेट ऑफ रिएक्शन तो दिया हुआ है, लेकिन उसने मुझसे पूछा सिर्फ इतना वाला हिस्सा है, ये पार्ट। बात समझ में आई? डी ए बाई डी टी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, या फिर डीसी बाई डी टी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, एक्सपीरियंस ऑफ सी। है ना। तो जो आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डीसी बाई डी टी उसने मुझे पूछा, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन मेरी क्या है, 2 × 10⁻⁻²। क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, 8 × 10⁻², आ गया मेरा डीसी बाई डी टी, आया ना। यस मैम। यस मैम। ओके मीनू, कमेंट कर देना, मैं देख लूंगी, ठीक है भाई। चलो अब आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए भी बता सकते हो कितना रहा होगा, यानी कि माइनस डी ए बाई डी टी कितना रहा होगा। अब यहाँ पे लिखोगे आप माइनस डी ए बाई डी टी निकालना है यहाँ पे, क्योंकि आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है, मतलब कि निकालना क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन 2 × 10⁻² का मल्टीप्लाई बाय 4 4 क्यों करेंगे मैंने, 2 करेंगे ना, होगा। 2 होगा या नहीं, -2 -2 क्यों, अरे 2 मैम 2 ही होगा। ये पूरा निकालना ही यही है, डी माइनस का डी ए बाई डी टी निकालना है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है आपको निकालना है, मतलब कि माइनस डी ए बाई डी टी आपको निकालना है। अब जरा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ले लो, उसके बाद जरा आप एक्सरसाइज के जो उसके क्वेश्चंस हैं वो करोगे, बाकी के सॉल्व करेंगे अपने आप। अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यही रिएक्शन ले लो, 2A + 3B 4C 5D आपकी रिएक्शन है। क्वेश्चन में गिवन है कि DC बाय DT इज 4 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। फाइंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। क्लियर है, हो सकता है यस। डिसअपियरेंस ऑफ ए करके दिखाओ जल्दी से भाई। हमें सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का रिलेशन क्या है वो लिखो। डीए बाई dt का 1/2 इक्वल टू है किसके, डीसी बाई dt के 1/4 के इक्वल है, बोलो भाई। यस मैम। इस 2 को अगर मैं भेज दूं ऊपर, डीए बाई dt 2/4 डीसी बाई dt निकालना मुझे क्या है, डीए बाई dt निकालना है ना, और डीसी बाई dt मुझे गिवन है, जो कट रहे हैं वो काट दो। डीए 1/2 मल्टीप्लाई डीसी बाई dt की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁻4 उसे तो किसी को कोई डाउट हैंड रेज करो, पूछो फटाफट से, कुछ रिपीट करना है क्या नो किया? मैम डाउट। रोशनी क्लियर है बच्चे? मैम 10⁻⁻4 कैसे आया? कैसे आया, क्वेश्चन में गिवन था शायद, अरे क्वेश्चन कहाँ मैम गया, 2 था शायद। ये 4 × 10⁻² था, ये ऐसे पूछ लिया करो, ठीक है भाई। अब जरा क्वेश्चन करते हैं। ये बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में तुम्हें ये क्वेश्चन एग्जांपल 1 दिख रहा है, जो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, इसलिए मैं नहीं मतलब दे रही। ये क्या है भाई, एक आपकी रिएक्शन पहले कितना था, 0 सेकंड है, 5 सेकंड बाद कितना हो गया, इसका रेट निकालना है। तो चेंज इन रेट इन और चेंज इन टाइम करके निकाल लोगे। 80 में से 160 माइनस किया, 60 80 आया, 80 डिवाइडेड 5 किया तो कितना आ गया, 16। तो रेट क्या हो गया आपका, 16 है ना। चलो भाई क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर अगर तुमने मुझे बता दिया तो मतलब चीजें समझ में आई। रोशनी और दीपक और अनुराग, वरना चीजें ऐसे निकल गई, ठीक है। रिलेशन लिखो फटाफट से। शिवम कर सकते हो भाई, आपके पास क्वेश्चन में dB बाई dt 1.5 लिखा है। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या ये जो dB बाई dt मेरा लिखा, मुझे इससे ये जो स्टेशनमेट्री कोफिशिएंट इसके आगे लगे ना, ये निकालते हैं। पहले तो ये पूरे रिलेशन को एक दूसरे के इक्वल में ठीक से बिठा दूं। ये 1.5 है, क्या मैं इसे नीचे 10 लिख के इसे 3/2 लिख सकती हूँ, हाँ या ना? यस मैम। अब मेरे स्टेशनमेट्री कोफिशिएंट कोई भी ऊपर नहीं रहता, सब नीचे होते हैं, तो ये 3 को
मैं यहाँ नीचे भेज दूं dA/dt के पास नीचे 1/3 कर दूं, बोलो भाई हाँ या ना, नीचे कर सकती हूँ ना, इक्वल टू की इस तरफ हो जाएगा तो Yes, ma'am. ऐसे ही dB/dt के नीचे तो 1/2 ऑलरेडी है, dC/dt के नीचे भी 3 को भेज दूं 1/3 dC/dt, हाँ या ना? मैम सेकंड हो Yes, जाएगा। ma'am. सेकंड ऑप्शन हो रहा है भाई, तुक्का मत मारना, समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे। शिवम क्लियर हुआ? मीनू Yes, ma'am. समझ गए। समझ में आ गई बात? रागिनी किसको नहीं समझ में आई? अमर समझ में आ गया? यस मैम। नवीन भाई, नवीन स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको नीचे भेजने हैं, आपके इक्वल टू में निशान था, आपने ए के नीचे भी भेज दिया उसको, सी के नीचे भी भेज दिया, क्योंकि 3 ऊपर था, दोनों के पास जाएगा इक्वल टू में, तो इक्वल के इस तरफ भेजूंगी तो आपके पास जो रिएक्शन में x की वैल्यू आ गई, यानी कि x का स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 रहा होगा, y का 2 रहा होगा, z का 3 रहा होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उल्टा दिया है आपको, वो गिवन है ऑलरेडी, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है और रिएक्शन पूछिए कि क्या रही होगी। कमेंट में ऑप्शन बताओ मुझे फटाफट से कि क्या रहा होगा। बता रहे हो रागिनी, शिवम? अरे थोड़ा इतना भी ज्यादा क्या, जूम करूं क्या? और जूम की जरूरत है? अरे और जूम बाहर चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर ये वाला क्या कह रहा है, dC/dt भाई पॉजिटिव में या प्रोडक्ट वाली साइड रहा होगा, किसी ने दे दिया भाई जवाब। ए नहीं होगा भाई इसका आंसर, ए क्यों नहीं होगा अमर? अमर चलो ध्यान से देखो, dD/dt के आगे माइनस का निशान है, यानी कि ये रिएक्टेंट में रहा होगा, पर यहाँ तो ए वाले ऑप्शन में dd ये प्रोडक्ट की साइड आ रहा है, आया ना? बी ऑप्शन होगा क्या मैम? कौन सा दीपक? बी ऑप्शन, बी। बी होगा। सेकंड ऑप्शन सेकंड होगा शिवम, सेकंड होगा? Second या fourth? सेकंड, Second या fourth? थर्ड क्यों होगा फिर बता, अभी बताया मैंने, डी के आगे माइनस का निशान है, तो माइनस कहाँ है, ये प्रोडक्ट वाली साइड, यानी कि ये तो भाई कहाँ रहा होगा आपका, डिक्रीज हो रहा है ये मैं समय के बताऊं? साथ, समय के साथ, टाइम के साथ ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड रहा होगा। सी आपका प्रोडक्ट वाली साइड रहा है, यस प्रोडक्ट वाली साइड है, टू स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट Second में या यस। fourth होगा? अरे भाई सेकंड या फोर्थ है। या क्यों बोल रहे Second हो होगा। बीच में, फोर्थ कैसे हो जाएगा आप मुझे बताओ? 1/2 नहीं होगा, 4 तो अभी होगा इसका आंसर। अरे 1/2 आ रहा है तो बी होगा ना। नहीं भाई मुझे देखने दो, फोर्थ भी हो सकता है, थर्ड का इसमें dC/d, फोर्थ क्यों नहीं ऑप्शन मैंने होगा? तो 1/3 दे रखा है ना, तो मैं 1/3 है ना। 1/2 है, और ये सी की कंसंट्रेशन जो दी है वो क्या दी है, 3 दे रखी है, और यहाँ पर आपका जो सी एस का स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, 1/2। तो फिर ये तो नहीं है आपका। ठीक है, तो आपका बचा क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड ही, सारे Second. उसमें सारे चीजों में सही बैठ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बताओ भाई, क्वेश्चन जो करेक्ट रिलेशनशिप आपको इसमें बता रहा है अमोनिया और अदर्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाइट्रोजन और अमोनिया का देखकर रिलेशन बताना है, इसमें यहाँ पर आप 1/2 लगा देगा, यही थर्ड ऑप्शन ही ठीक है भाई, नाइट्रोजन डिक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है, अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन मैम को। थर्ड वाला रिपीट कर दो। थर्ड वाला, अरे भाई थर्ड वाले में आप अलग से मुझे, ए ऑप्शन भी तो सेम ही है। ए ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, ए ऑप्शन में हाइड्रोजन के आगे माइनस का निशान नहीं दिया, ठीक है, या तो यहाँ माइनस लगा दो फिर से टिक लगा दो, दोनों ऑप्शन गलत दिए हैं, लेकिन मैंने एक को ठीक बना के इसको दिया। ठीक है भाई, यस मैम। चलो क्वेश्चन नंबर उसके फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया तो मतलब बहुत सारी चीजें समझ में आ गई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है भाई, रागिनी, रोशनी, यस मैम। अंजलि देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कह रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया गिवन है, ये आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, आया हुआ है आपके, अभी कोई एग्जाम होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस आपको अमोनिया का गिवन है, उसने रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन पूछा है। रेट ऑफ रिएक्शन पहले मैं निकाल लेती हूँ, अमोनिया की मेरे पास रिएक्शन होती है N2 3H2 gives 2 मोल ऑफ अमोनिया,
अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया की बात दे रखी है उसने मुझे, तो मैं 1/2 DNH3/dt लिखूंगी, हाँ या ना? अगर Yes, ma'am. मुझे उसने रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया दे रखा है क्वेश्चन में, तो यानी कि उसने मुझे क्या वैल्यू गिवन करी हुई है? क्या उसने मुझे ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी है? यस मैम। यस मैम दे रखी है। रेट ऑफ अपीयरेंस माने यही तो था, चेंज इन अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना अमोनिया Yes, उसने ma'am. प्रोड्यूस हुआ, यही आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या मैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 10⁻⁻4 कर सकती हूँ? इसको माइनस करूंगी 1.25, फिर रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर आ गया। नेक्स्ट यस मैम, यस। अब आपके पास क्या पूछा उसने? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन H2। H2 का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है, जरा वो मुझे बताओ। क्या रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू है 1/3 ऑफ DH2/dt के? मेरे पास Yes, रेट ma'am. ऑफ रिएक्शन आ चुका है 1.25 इंटू 10⁻⁻4। मुझे निकालना क्या है, कोई मुझे बताएगा? क्या मुझे ये टर्म नहीं निकालनी? क्या मुझे माइनस यस मैम, ये निकाल ये निकालना है? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि 3 उधर जाके क्या हो मैम जाएगा यहाँ जाके? 3.75 इंटू 10⁻4। बिल्कुल ठीक। अब ऑप्शन में देख लो भाई, क्या ये ऑप्शन में मुझे दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, यस हाँ या ना? मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यस 5। मैम। क्वेश्चन नंबर 5 अगर तुम्हें आ गया, अगर तुमने इसका ठीक ऑप्शन दिया, अमर, अनुराग, तो मतलब चीजें समझ में आई हैं। ठीक है भाई, अंजलि बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5, dB/dt इक्वल टू क्या, कैसा रिलेशन होगा इसका dA/dt के साथ? कर पा रहे हो? मैम ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन होगा मैम, ए ऑप्शन होगा। मैम फर्स्ट होगा इसका। फर्स्ट कैसे हो जाएगा? डीए के बगल में 3 आ जाएगा, स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट डिवाइड में नहीं जा रहा है। ए के नो साथ अगर मैम, बी होगा, बी। मैम मैंने ए वाला निकाल दिया। अनुराग अपोजिशन, बी नहीं होगा इसका ऑप्शन, बोलो भाई। dB/dt 1/2 इक्वल टू है किसके? आपके 1/3 dA/dt के। dB/dt का 1/2 इक्वल टू है किसके? -3 dA/dt के इक्वल है या नहीं? तो अगर मुझे dB/dt किसके इक्वल है पूछा जाए, तो -2/3 dA/dt के होगा या नहीं होगा? यस मैम। ठीक है, समझ में आ गई बात कैसे करना है आपको क्वेश्चन? मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन कर पाओ भाई। क्या बोलते हैं, ये जो 6 है वो भी कर लोगे, 7 थोड़ा भी रुक जाते हैं। Which of the following statement is correct? The rate of reaction decrease or remain constant with passage of time. Concentration of reactant decrease. The rate of reaction decrease or remain constant. The rate of reaction is same at any time during the reaction. Rate of reaction is independent of temperature. Rate of reaction ये पढ़ते हैं, इसको भी करेंगे, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से इसने वहां पे बात करी है कि किन किन जो चीजें हैं आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, उससे पहले रेट निकालना आना चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हो भाई? रागिनी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बताओ मुझे, कौन सा ठीक है? अरे सो गई? अंजलि बता रहे हो? मैम ये नहीं जा रहा है। नहीं हो रहा? मैम 3 होगा ना? रागिनी क्या बोला आपने? मैम अनुराग 3 होगा आंसर वैसे इसका। गुड, 3 होगा आंसर इसका। मैम मेरे हिसाब से सेकंड होगा। क्यों सेकंड? अरे अमर, ये जो 6 है, ये 6 इसके नीचे चला जाएगा यहाँ डिवाइड में 1/6। क्या ब्रोमीन का यस मैम, थर्ड होगा। क्या ब्रोमीन का स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट 6 है?
नो मैम 5। नो मैम। है ना, तो 5 कब आएगा, जब ये वाला टर्म यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये वाला ऑप्शन ठीक आ रहा है ना, और दोनों के आगे माइनस रहेगा तो इसलिए माइनस से माइनस कट गए हैं। ठीक है बच्चे, अब जरा आ रहा है। ठीक है, अब मेरे पास अगर बच्चे एवरेज रेट, दो तरीके से हम रेट निकालते हैं। एक होता है एवरेज रेट, मतलब कि क्या, अगर आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है एक, इसने बोला कि भाई ये इनिशियली ये था आपका 6 मोल था, इनिशियली ये 10 मोल था 2 सेकंड में, जब आपका टाइम 2 सेकंड था, आफ्टर 4 सेकंड पे ये कितना हो गया है, 6 मोल हो गया। रेट बताओ, तो आप कैसे निकालोगे इसका, 10 माइनस 6 अपॉन में 4 माइनस 2 करके रेट निकाल रहे थे। बोलो भाई, 2 मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई क्या किया मैंने, फाइनल रेट माइनस इनिशियल रेट, माइनस का निशान और आ जाएगा भाई। इनिशियली कितना था 10, इनिशियली कितना था 10 था, फाइनली 6 हो गया, तो 6 माइनस 10, यानी कि कितना कंज्यूम हुआ, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको दी थी, टाइम दिया था, हाँ या ना। एवरेज रेट, एक तो है रेट निकालने का ये तरीका। दूसरा, एक बात मुझे बताओ, रिएक्टेंट जो है डिक्रीज हो रहा है जब कंसंट्रेशन के साथ, अगर मुझे इस वाले रिएक्शन में इंस्टेंट पॉइंट पे रेट बताना है, मतलब एक छोटे से चेंज में, इतने से हिस्से में बताना है कि आपके पास जो रेट है वो क्या होगा, तो हम उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट अगर मुझे निकालना है, मतलब मुझे इस पॉइंट पे रेट बताना है कि कितना रहा होगा, तो मैं कैसे निकालती हूँ, इसका जो है ना टेंजेंट मैथमेटिक्स यूज करते हैं इसमें। इस वैल्यू का जो टेंजेंट वैल्यू होती है ना भाई, स्लोप ऐसे कर्व वाली वैल्यू के लिए स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट टर्म का यूज किया जाता है ना, स्लोप इज व्हाट, टेंजेंट। यही जो इस वैल्यू का जो टेंजेंट वैल्यू होगी, जो यहाँ से आपकी निकलती है, आपको अगर मैथ से निकालना आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको नहीं बता सकती अभी के लिए। इतना याद रखो कि इसकी जो टेंजेंट वैल्यू होती है वही क्या होती है आपकी, वो क्या निकल कर दे देगी आपको, इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। ये इससे आपको आपका रेट निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जरा ये देखो कि मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किन किन बातों पे आपका डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस किस किन किन इफेक्ट्स जो है, रेट को फैक्टर अफेक्टिंग जो है वो केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो क्या क्या है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैसा होगा। कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी तो रेट क्या रहता है, ज्यादा होगा। rate of reaction decrease with passage of time since concentration of reactant decrease। जब आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, टाइम के साथ डिक्रीज हो जाएगी, जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन कम होती रहेगी। बात समझ में नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन कम नहीं होगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपकी कम होती जा रही है, रेट ऑफ रिएक्शन, एक मिनट, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम। क्लियर है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हो रही है वो क्या होती जाएगी आपकी, डिक्रीज होती जा रही है टाइम के साथ। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही कम हो जाएगी, भाई थोड़ी देर बाद रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं, तो वही रिएक्शन क्या रहेगी, कुछ नहीं, हाँ या ना। एक टर्म है टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ेगा आपका रेट। आपकी जब भी कोई रिएक्शन हो रही है उसमें दो बातें हो रही है, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का फॉर्म होना, है ना, हो रही है नहीं हो रही, ए जो बॉन्ड टूटे बी भी टूटे और ए भी फॉर्म हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अगर मेरे पास, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हूँ बच्चे, मैंने हम इसका एक इस पूरे चैप्टर में क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का उसका अच्छे से पढ़ेंगे। ये टर्म देखिए किसी ने, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, आया ना पड़ा है। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा आपका रिएक्शन पे, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो कोलिजन आपका बढ़ेगा, बीच में ज्यादा उसके बीच में होगा, है ना, तो आपका किस तरीके से चेंजेस होगा, इसके बारे में भी आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए यही रखते हैं इसको। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का नेचर कैसा है भाई, गैसियस स्टेट में जो भी कोई प्रोडक्ट रहेंगे वो इजीली, अगर मैं किसी सॉलिड से कुछ बना रही हूँ तो पहले स्टेप क्या होगा, सॉलिड छोटे पहले कन्वर्ट होगा,
सॉलिड में क्या है, ज्यादा फोर्सेस एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है कोई मॉलिक्यूल, उसको तोड़कर बनाने में रेट मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, आया ना। अगर कोई गैशियस स्टेट में है तो वो इजीली हो जाएंगे भाई, गैशियस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट होगा एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड। यस और नो? बोलो भाई, बात समझ में है? किसको भी समझाना है कुछ? Yes. हम पढ़ते हैं ना कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। गैस दूर दूर मॉलिक्यूल है, अब दूर दूर बैठे हैं किसी और के साथ जाके, मतलब वो ऐड होगा, उनको तोड़ने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। सॉलिड में मुझे मॉलिक्यूल्स के बीच का तो पहले उनके ये बीच का बॉन्ड ही तोड़ना पड़ेगा जो एकदम चिपके हुए एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो मुझे टाइम ज्यादा लग जाएगा, मतलब रेट जो है बढ़ जाएगा। रेट नहीं, क्या बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट जो है फिजिकल स्टेट की जो अगर क्या रहेगी, गैसियस स्टेट में रहेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जल्दी होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी आपकी, तो 1 सेकंड के अंदर जल्दी हो जाएगी। वही सॉलिड स्टेट में क्या लगेगा आपको, उसमें धीरे धीरे होगी, है ना। सॉलिड में टाइम लगेगा ना भाई, रेट आगे मतलब स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट चलो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसको छोड़ो, ऑर्डर के बारे में भी नहीं पढ़ा। फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट कैसा है, एक बात ध्यान रखना, आपके माइक ऑफ करोगे, किसने ऑन किया? जिसका भी छोटा स्मॉल साइज के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे अगर मैं शुगर के बड़े ले लूं और ये स्मॉल साइज ले लूं, इन 5 मॉलिक्यूल के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो सरफेस एरिया जो होता है ना बच्चे, सरफेस एरिया, ये भी आप सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, सरफेस एरिया स्मॉल पार्टिकल्स के पास ज्यादा होता है, ठीक है। ये रिएक्शन को ज्यादा ज्यादा तेजी से करवाते हैं जो छोटा साइज होता है। क्लियर है? स्मॉल साइज अगर मेरा, ठीक है भाई। Yes, ma'am. As we decrease the particle size, reaction increases. Rate of reaction क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, रिएक्शन आपकी बढ़ जाएगी। केमिकल नेचर कैसा है, अगेन वही बात, आयनिक बॉन्ड है, मतलब अच्छा खासा बॉन्ड है, तो जितने ज्यादा वीक बॉन्ड रहेगा तो उतनी ही ज्यादा उसकी केमिकल रिएक्शन क्या रहेगी, ज्यादा फास्ट रहेगी। Yes, ma'am. If more bond are to be broken, the rate of reaction will be slow. अगर आपको उसमें ज्यादा बॉन्ड तोड़ने हैं या फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो Slow हो जाएगा। जाएगा। कैटलिस्ट क्या काम करते हैं, कैटलिस्ट के बारे में भी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। कैटलिस्ट का काम क्या होता है भाई, कैटलिस्ट जो होते हैं आपकी रिएक्शन को क्या करवाते हैं, पाथ चेंज करवा देते हैं। जैसे सपोज इस पाथ से ये फॉलो हो रही थी, अगेन वही सब रहेगा बट पाथ को दूसरी और मोड़ लेगा, और जो प्रोडक्ट, ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, वो कम करवाकर आपकी रिएक्शन को फास्ट करवाते हैं। पढ़ा है ना हमने बार बार, कैटलिस्ट का ली शेड्यूल में भी पढ़ा होगा, Yes, ma'am. है ना। हमने पढ़ा है क्या ली शेड्यूल के अंदर कि आपका जो कैटलिस्ट है वो क्या काम करता है, एक्टिवेट दूसरा पाथ फॉलो करता है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है कम हो जाती है, और जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी आपकी, जल्दी हो जाती है। जहां उसे 5 मिनट में होना होता है वहां को 2 ही मिनट में हो जाती है, अपना कैटलिस्ट वाले या 2 ही सेकंड में हो जाएगी। लाइट का क्या इफेक्ट रहेगा, लाइट का, अगर लाइट भाई HNU, अगर हम लाइट डालते हैं उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन क्या हो जाती है, क्लोरीन 2 का ब्रेक किया होगा, रिएक्शन क्या हो जाती है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है, आया ना। अगर मैं Yes, कोई भी ma'am. फोटोकेमिकल रिएक्शन अगर कर रही हूँ, HNU मतलब उसमें मैं कोई लाइट ऐड कर रही हूँ किसी फ्रीक्वेंसी वाली, तो वो क्या कर पाती है, रिएक्शन को फास्ट करवा देती है। प्रेशर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर गैसियस रिएक्शन। गैसियस रिएक्शन में प्रेशर का यूज रहेगा, बाकी सॉलिड और लिक्विड में नहीं रहता। ली शेड्यूल प्रिंसिपल में हमने पढ़ा होगा भाई, प्रेशर का फैक्टर पढ़ा है ना। प्रेशर करने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ा दिया मैंने तो मॉलिक्यूल और ज्यादा पास आ गए, रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। स्लो होगी, डिपेंड करेगा आपके रिएक्शन के टाइप, ठीक है। चलो ये तो हो गई बात किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। किस किस फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है आपको पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, इन जनरली आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है किन पार्ट्स पे फॉलो करता है। अब एक अगली बात पढ़ते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अच्छे से आ गया या नहीं, पहले मुझे बताओ। शिवम क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आ Yes, जाएगा। अपनी ma'am. बुक के सारे क्वेश्चन लगाना बहुत इजी है, अभी कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, जितना ज्यादा रिवाइज कर लोगे नहीं तो एग्जाम के टाइम तक भूल जाओगे क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करना था, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में क्या करना। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में स्टेशियोमेट्री कोएफिशिएंट नहीं लगाना, रेट ऑफ रिएक्शन में आपका स्टेशियोमेट्री कोएफिशिएंट के साथ जो है आप रेट को लिखते हो, ठीक है। Yes, ma'am. अब जो रेट लॉ की हम बात करते हैं, अब मेरा रेट लॉ जो है वो क्या कहता है, रेट लॉ कहता है कि अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है, किसकी कंसंट्रेशन,
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस तरीके से डिपेंड कर रही है, ये मुझे कौन बताता है? आपका रेट लॉ, जो भी हम निकालेंगे। भाई अगर मेरे पास कोई ए एक रिएक्टेंट था, ए से मेरे पास बी बना, मैंने बोला कि मेरा ए को डबल करने पे मेरी रेट भी डबल हो गई। मैंने ए कंसंट्रेशन को क्या किया, रेट को किसको मैंने डबल किया, ए को, तो मेरा जो रेट था वो भी क्या हो गया है, डबल हो गया। डबल डबल। ठीक है, तो मेरा यानी कि इसकी पावर कितना रहा होगा, 1। भाई 1 रहेगा तभी तो ये डबल हुआ, वैसे ही ये 1 रहा होगा तो ये भी डबल हो गया। अब मुझे अगर ये बोला जाए कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है उसको मैंने डबल किया, तो जो मेरा रेट था ना, डबल करने पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करी तो रेट 4 टाइम हो गया। रिएक्टेंट डबल, रेट 4 टाइम हो गया। तो भाई ये जो ऊपर n लगा रहे हो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टाइम कब होएगा ये 2a, अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल कर दिया और ये 4 टाइम हो रहा है, मतलब ये पावर 2 में 2 रहा होगा। यस मैम। तभी तो ये ऊपर वाले का 4 हुआ। बात समझ में ही क्या कहा मैंने? मैं रिपीट करूंगा उसको। अगर मेरे पास a एक रिएक्टेंट है, उससे मेरा बी फॉर्म हुआ, मैंने कहा कि मेरी जो रेट है ना, रिएक्शन की रेट, सबसे पहले तो रेट हम कैसे लिखते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने बोला मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करा, आर को मैंने क्या किया बच्चे, ओ सॉरी, ये रिएक्टेंट था ए, इसको मैंने डबल कर दिया, तो मेरा जो रेट था, रेट वो कितना हो गया है, 4 टाइम हो गया है। तो मैं इसको a टू a क्या करूं, इस a के साथ ये 4, मतलब ये x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, पहले तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो और x की वैल्यू मुझे बताओ। क्या 4 ही आएगी। क्या मैं इस 2a की जगह यहाँ r लिख सकती हूँ, 4r? क्या मैं इस 2a की जगह यहाँ पे r लिख सकती हूँ, x लिख सकती हूँ? यस मैम। और अगर ये 4 टाइम हो रही है तो यानी कि x की वैल्यू क्या रही होगी, 2 की पावर 2 कर दूं? अरे क्या मैं इसे 2 की पावर 2 कर दूंगी ना, ये मेरा 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि मेरा जो r की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी भाई, x की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, r की पावर यहाँ पे, r की पावर, एक मिनट, हाँ इसको r को बाहर ही रख, अरे मतलब जो भी है ये, इसको मैं डबल करूंगी तभी ये 4 टाइम होगा ना इसका, इस 2 को मैं डबल कर दूंगी तभी ये 4 टाइम होगा ना। अभी करके इसको करके देखिए पूरा बाद में, अभी के लिए फिर से कितना पढ़ेंगे, जब रेट लॉ पढ़ेंगे ना अच्छे से लिखना सीखेंगे। तो मेरे पास जब मैं रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है इसको डबल कर रही हूँ तो मेरी रेट क्या हो जा रही है, 4 टाइम। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ गया कि मेरा रेट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, कंसंट्रेशन आप कितनी भी रखो, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ए की कंसंट्रेशन कितनी भी है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा रेट जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि ए की पावर क्या रहेगी, 0, तभी तो कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाना है। ठीक है भाई, ए की कंसंट्रेशन डबल कर दो तब भी वो ये क्या रहेगी, वैल्यू 1 ही आएगी, आया ना? बोलो भाई। यस मैम। तो जब आपके पास रेट जो है रिएक्शन का, वो अगर आप कुछ भी करो तो कोई फर्क ना पड़े रिएक्शन में, तो वो क्या रहेगा, उसकी पावर में 0 लगाऊंगी। ऐसे ये जो पावर में दिखाई ये 0 हो सकता है, ये कैसे निकाल रही हूँ मैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। मैंने क्या किया, रिएक्शन करी है, सपोज मैंने N2 और अमोनिया रिएक्शन ली, मैंने एक बार अमोनिया इसकी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को डबल करा तो मैंने देखा रेट पे क्या फर्क पड़ा, मैंने इसको 1/2 किया तब देखा क्या पड़ा, 1/3 किया तो क्या फर्क पड़ा। तो मेरी ये जो पावर की वैल्यू जो है मेरी पावर में जा रही है, ये क्या होती है, ये बार बार चेंज होती जा रही है। ये आर की पावर क्या हो सकती है, ये हो सकता है रिएक्टेंट जो भी आपका है यहाँ पे ए मान लेती हूँ, ये 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये क्या बता रहा है मुझे, ऑर्डर, ये क्या बता रहा है मुझे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं हम सीखेंगे, लेकिन ये सारी बात मैंने इसलिए बताई कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली टर्म और कैसी, तो याद रखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम हमेशा कैसे निकालते हैं भाई,
एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके जो ये टर्म आ रही है 0 -1/2 3/2, ये क्या है मेरा, क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ही निकालती हूँ। क्लियर है रागिनी? अब पढ़ते हैं भाई लॉ ऑफ मास एक्शन। रागिनी कुछ बोली नहीं क्या? रागिनी का माइक खराब है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन माने बच्चे आपके पास जो रेट है वो आपका जो ये आप जो रेट लिख रहे हो, इसी के साथ अभी क्लास खत्म करते हैं, कल इससे स्टार्ट करेंगे। रेट मींस क्या, जो भी आपका रिएक्टेंट की स्पीशीज जितनी भी हैं वो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ये डेफिनेशन याद कर लेना लॉ ऑफ मास एक्शन की। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर देयर रिएक्टिंग स्पीशीज। ठीक है भाई, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बात समझ में आई? आया ना? यस मैम। रेट क्या है? रेट को आप कैसे लिखते हो? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि रेट जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और उसकी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनकी पावर में भी, तो आप रेट को इस तरीके से डिनोट करते हो। ये कौन कह रहा है? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का ये रूल हर किसी रिएक्शन के लिए फॉलो नहीं हो पाता। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करता है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। एलिमेंट्री बोले तो जो सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन हो जाती है ना, उनके लिए ही ये काम करता है। भाई अगर 2-3 स्टेप में ये रिएक्शन हो रही होगी तो ये रेट लॉ जो है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये काम नहीं करता। ठीक है भाई, क्या पता एक में ही हो जा रही हो, क्या पता एक पे फर्क पड़ रहा हो ना पड़ रहा हो, बहुत सारे स्टेप्स में रिएक्शन हो रही हो, घूम फिर के कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा हो, तो तभी रिएक्शन काम नहीं करती। ये काम कब करती है? रेट लॉ का जो आपकी जो फॉर्मूला है ये किस पे डिपेंड करता है आपका? कब होता है? जब एलिमेंट्री, जब रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो, ये रिएक्टेंट इसने इसके साथ रिएक्ट किया और सीधा डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ मैम क्लियर है। क्लियर है? अब मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन आपके बुक के अंदर है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस वाले वो करना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने वाले क्वेश्चन कर लेना। ठीक है भाई? यस मैम। ठीक है, कल अब नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे और यूनिट निकालना सीखेंगे। के की यूनिट कैसे निकालनी है। भाई ये के कहाँ है? रेट, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के क्या मैं के लिख सकती हूँ? इस के को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी यूनिट जो है वो अलग अलग आएगी। यूनिट निकालना आता है ना? रेट डिवाइडेड में इधर वाली टर्म्स को भेज दोगे नीचे, रेट के डिवाइडेड में ये वाली टर्म जो है नीचे चली जाएंगी। तो ये कैसे निकलेगा ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके बाय। अरे नहीं, अभी तो 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं भाई, पढ़ लें? चले गए क्या? नो मैम कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे? पढ़ लो थोड़ा सा, ऐसे भी क्या। चलो ठीक है, कल पढ़ते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करना अपने आप, वैल्यूज निकालना सीखना। ठीक है, के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखना है अब आपको। आपका किन किन जो पढ़ा दिया अभी के लिए वो कर लेना अच्छे से। जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ रहे हैं पीछे, उनको एक बार करके देखना अपने आप। ठीक है, जो भी क्लास में किए उनको दोबारा करके देखना कि तुम्हें वो अपने आप कर रहे हो तो आ रहे हैं करने या फिर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है रोशनी, अमर, चलो क्लास ज्वाइन करते हैं। जिसका कोई डाउट है सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, वो पूछ लो।